बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह से मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज करते हैं, और आगाज के साथ ही आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे वायरल इन्फेक्शंस के हवाले से, लेकिन वो हम सेकेंडली बात करेंगे। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो आज हमारे टॉपिक की है वो है डेंगी। डेंगी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। इसकी ज़्यादा वजूहात क्या है, इसकी अलामात क्या होती है, और अमूमन हमें जो है वो समझ नहीं आ रही होती कि हमें नॉर्मल फीवर है या हमें कोई डेंगी या मलेरिया या चिकनगुनिया हुआ है। क्योंकि नॉर्मल फीवर भी कभी कभी इतना ज़्यादा तेज़ हो जाता है, 103 104 हो जाता है। तो हम थोड़ी देर में डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब से बात करेंगे ऑन कॉल, और उनसे जानेंगे कि हमें बताइएगा कि नॉर्मल फीवर में और डेंगी में हम किस तरह से अलामात जाहिर हो सकती हैं। हम जान सकते हैं कि क्या हमें नॉर्मल फीवर है या हमें डेंगी है, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा होता जब तक हम टेस्ट नहीं कराते। और कभी कभी हम नॉर्मल जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं, वो अपने हमें रेगुलरली बुलाने के चक्कर में बार बार बुला रहे होते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं कराते। तो नॉर्मल सीबीसी में भी क्या अलामात जाहिर हो सकती हैं? प्लेटलेट्स का अगर हम टेस्ट कराएं तो भी पता चल सकता है। तो ये जो सारे सवालात हैं, इस पर रोशनी डालने के लिए थोड़ी देर में हम ऑन कॉल शामिल करेंगे डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब को। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बताती चलूं कि सिर्फ डेंगी की बात नहीं है, मलेरिया की बात नहीं है, चिकनगुनिया की बात नहीं है। बीमारियां जो हैं वो लातादाद हैं हमारे इर्द गिर्द। आप यकीन करें कि इतनी ज्यादा बीमारियां फैली हुई हैं कि आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। पानी खास तौर पर बॉयल करके पिए। जो आरओ प्लांट के पानी होते हैं ना, ये जरा जो हम कैन वाटर्स पी रहे होते हैं, तो अगर कोई ब्रांडेड कंपनी है, मिनरल वाटर का इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो प्लीज कीजिए। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है वो काफ़ी महंगा होता है, तो आप खुद से घर में अपने बॉयल वाटर कर लें, पानी को उबाल लें, देन उसके बाद उसको आराम से आप पी लें ठंडा करके। तो बहुत सी बीमारियों से आप वैसे भी महफूज रह सकते हैं, क्योंकि पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती चली जा रही हैं। डायरिया, पूरे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। हर पेशेंट को जो है वो उल्टियाँ, मोशन और बहुत ज़्यादा जो है वो, और आपको पता है हम लोग बहुत लाइट लेते हैं। मैं अगर अपनी एक बात आप लोगों से डिस्कस करूँ, शेयर करूँ, तो हम लोग बहुत लाइट लेते हैं कि यार हमें मोशन हो रहे हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ये कोई सीवियर डायरिया थोड़ी हो जाएगा। लेकिन आप यकीन करें, कभी कभी एक उल्टी और एक मोशन भी जानलेवा साबित हो सकता है। आपको नहीं पता कि आपके जिस्म में कितना पानी है, और इंसान जो है वो दो चीजों पे जिंदा है, एक या तो खून है और ये पानी है। खून की कमी से जिस तरह से मौत वाक़ई हो सकती है, उसी तरह से पानी की कमी से भी मौत वाक़ई हो सकती है। तो अपने जिस्म में पानी की इंपॉर्टेंस को समझें। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई गड़बड़ है या आपको मोशन हो रहे हैं, एक दो मोशन में आप फौरन से डॉक्टर के पास चले जाएं और जाके ड्रिप्स वगैरह लगवा लें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी कब रिस्पॉन्ड करना छोड़ दे, कब आपके हाथ पांव जो है वो बिल्कुल ठंडे हो जाए, कब आप बिल्कुल फेंट हो जाए, और फिर जो है आपको 4 लोग पकड़ के हॉस्पिटल लेके जा रहे हो। बहुत मुश्किल और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हालात हो जाते हैं अगर आपके साथ ऐसा मसला हो, क्योंकि आपके अंदर तो जान ही नहीं होती ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है आखिरकार। तो फैमिली भी परेशान होती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो खुदारा मेरी सबसे ये गुजारिश है कि जब आपको ऐसा लगे कि तबीयत में थोड़ी बहुत गड़बड़ाहट है या कुछ गड़बड़ हो रही है, तो नॉर्मली वैसे तो घर में लोग इस्पगोल का भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोगों को ऐसा हो रहा होता है कि यार पेट खराब है, तो इस्पगोल खा ली, हमने दही का इस्तेमाल कर लिया, केले भी खा के देख लिए। और नॉर्मल से हम लोग ऐसा करते हैं जैसे सेल्फ मेडिकेशन खुद से करने की कोशिश करते हैं, तो कभी भी ना करें, खुद से कभी भी ऐसा कुछ ना करें। हाँ, घरेलू टोटके आप कर सकते हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं सौंफ का पानी बना के पी लीजिए, उससे भी मोशंस रुक जाते हैं। लेकिन अगर ना रुके और अगर तबीयत ना बेहतर हो, तो काइंडली आप डॉक्टर के पास चले जाएं, क्योंकि ये डायरिया जो है ना, सीधा सीधा एक तो आपके जिस्म से पानी खत्म कर देता है, दूसरी बात ये कि आपकी किडनी को इफेक्ट करता है। मुझे तो इस बात की बहुत हैरानी हुई कि ये जब डायरिया होता है तो इसके बाद आपकी किडनी इफेक्ट हो जाती है। तो आइए, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था इंट्रो में, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब से जानेंगे कि डेंगी की अलामात क्या है और कैसे पहचाने कि ये डेंगी है या नॉर्मल बुखार है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से, आपकी दुआएं हैं। डॉक्टर साहब, डेंगी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो मुझे ये आपसे मालूम करना था, और ये मुझे अपने नाजरीन के लिए भी एक बहुत ही अहम बात लगती है कि हम आपसे मालूम करें कि नॉर्मल बुखार में और डेंगी बुखार में किस तरह से पहचाने कि हमें नॉर्मल फीवर है या डेंगी है। अच्छा, एक तो ये बात कि मुझे पता नहीं था कि टॉपिक क्या है, मुझे सिर्फ कह दिया गया, और मैं भी इतना सीधा आदमी हूँ, मैंने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है।
लेकिन मुझे टॉपिक का पता नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि देखें, ये प्योरली है जो ये सवाल है ना, ये तो फिजिशियन जो है, जो हमारे फैमिली फिजिशियन खासकर, वो इसका पता करते हैं। उनके पास ये पेशेंट जाता है कि ये बुखार किस किस्म का है। हमारे पास भी ऐसे लोग आते हैं जिनको बुखार, नज़ला, जुकाम होता है, और फिर हम उसको जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि ये जो बुखार है या जो तकलीफ है वो डेंगू का बुखार है, नज़ला जुकाम का नहीं है या मलेरिया का नहीं है। और इसकी जो है कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिससे कि इनमें सब में डिफरेंशिएट कर सकते। आजकल जिस तरह के कराची की अगर बात की जाए कि जो ज़्यादातर बीमारियां हो रही हैं जिसमें कि गला खराब, नज़ला जुकाम और बुखार होता है, इसी तरह से ये समझ लें कि ये गले की बीमारियों के अलावा मलेरिया का बुखार है, टाइफाइड का बुखार है, डेंगू का बुखार है, और फिर कोरोना का भी बुखार है। कोरोना भी इस वक्त जो है हमारे शहर में मौजूद है। तो इन सब को डिफरेंशिएट करने के लिए मरीज का तो काम नहीं है, लेकिन मरीज को इतना पता होना चाहिए कि अगर उसको बुखार हो रहा है और सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा, और फिर कोई टैबलेट लेते हैं, उसके बावजूद उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, और वो जहाँ रहता है वहाँ मच्छर बहुत है, तो उसको मलेरिया का सोचना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर कुछ ऐसे बुखार हैं जिसमें कि आँख के अंदर दर्द होता है, हड्डियों के अंदर दर्द होता है। मरीज कहता है ऐसा दर्द हमने कभी फील नहीं किया, कभी बहुत अजीब किस्म का दर्द है जिस्म में, और खासकर सर का दर्द और आंखों के अंदर दर्द होता है। तो ये उमूमन जो है इस तरह की तकलीफ जो है वो डेंगू बुखार में होता है। और उसका कंफर्म यही करते हैं कि जब हम खून का टेस्ट कराते हैं तो उसमें प्लेटलेट्स की तादाद जो है वो कम हो जाती है, और कुछ स्पेसिफिक डेंगू के टेस्ट होते हैं, उसके बाद तो पता चलता है कि जी हाँ, ये जो प्लेटलेट कम है और ये जो इनके अलामात हैं ये डेंगू के हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये वायरल इन्फेक्शन जब हो जाते हैं तो उसके लिए बहुत से लोग समझ रहे होते हैं कि हमें नॉर्मली एलर्जी हो गई है या हमें एलर्जिक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से लोग एंटी एलर्जिक का इस्तेमाल खुद से कर लेते हैं। तो एंटी एलर्जिक का इस्तेमाल क्या हमारी सेहत के लिए मुज़िर सेहत है? नहीं है, एंटी एलर्जी तो ऐसा कोई मुज़िर सेहत नहीं है। हाँ, कोई भी चीज कोई लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मुस्तकिल खाए जा रहे हैं, फिर बीच में थोड़ा सा गैप किया, फिर ले लिया, फिर लेते जा रहे हैं, तो इन दी लॉन्ग रन आपको कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन एंटी एलर्जी जिसको खासकर जिनको के एलर्जी के मरीज हैं, जो कि नेजल एलर्जी के अगर मरीज हैं, तो उनको ज़्यादा देर तक भी लेने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, ले सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो दवाइयाँ हैं वो कोशिश ये करनी चाहिए कि डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लिए, उनके मशवरे के बाद लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। डॉक्टर्स बता देते हैं कि जी आपको कौन सी एलर्जी की दवा लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए, कौन सी डोज में लेनी चाहिए, तो वो ज़्यादा प्रॉपर हो जाता है। हाँ, आप अगर डॉक्टर के पास अपनी किसी मसरूफियत की वजह से या कोई ऐसा है, तो एंटी एलर्जी आप खुद से भी इस्तेमाल करने में 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। ठीक है डॉक्टर साहब, और ये नेजल स्प्रे होता है, इसका भी इस्तेमाल जो है अमूमन लोगों को नहीं समझ आ रहा होता कि किस तरह से करना चाहिए। तो नेजल स्प्रे का इस्तेमाल भी ज्यादा और खुद से सेल्फ मेडिकेशन, जैसे आपने कहा कि ये तो क्राइम है अपनी जात के लिए, तो यार ये कुछ सेमिनार्स वगैरह या अवेयरनेस के लिए कुछ सेशन होने चाहिए ताकि हमारे यहाँ लोगों को पता चले कि चीजें इस्तेमाल किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, ये तो मतलब ऐसी चीज है कि जो हमारी जो आवाम है या ये समझिए कि लोगों को सेल्फ मेडिकेशन तो खुद से तो कुछ नहीं करना चाहिए, चाहे वो नेजल स्प्रे ही क्यों ना हो, नाक में कतरे क्यों ना डालने हो, वो भी आपकी नाक को डैमेज करता है। अगर आप नाक के कतरे या आँख के कतरे खुद से डालते हैं या कान में कतरे उमन डालते हैं लोग, और ये अक्सर मुझसे भी वो फरमाइश करते हैं कि बच्चे के कान में जो अक्सर वो दर्द होता है रात में अक्सर कभी, तो कोई कतरे लिख दें रात, तो ये सारी दवाइयाँ जो है नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो बेहतर यही रहता है कि डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर्स को दिखाएं कि क्या इसके आँख में दवा डालने की ज़रूरत है भी कि नहीं है, क्या इसके
बच्चे के कान में दवा डालने की जरूरत है कि नहीं है। आपको एक बात मैं बताता चलूं, आपके तवज्जुह से तमाम लोग जो आपका भी प्रोग्राम सुन रहे हैं ये गौर से सुन लें कि कान में दवा नहीं डालनी चाहिए अपनी मर्जी से, क्योंकि आपको बहरापन हो सकता है। और ये बहुत सारे मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि जी वो सुनाई नहीं देता डॉक्टर साहब, इसमें कचरा है। और जब हम देखते हैं तो कोई कचरा नहीं होता है, और हम उनसे कहते हैं कि जी आप कोई ड्रॉप्स तो नहीं डालते रहे। हाँ, ड्रॉप्स तो हम कभी ऐसा होता है डालते रहते हैं। तो पता ये चला कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे जब कोई तकलीफ हुई, कान में दर्द हुआ या कान में खारिश हुई, तो कतरे जाके मेडिकल स्टोर से लिए, मेडिकल स्टोर ने अपनी मर्जी से कोई खतरे दे दिए और वो आप मजे से डाल रहे हैं, उसका कुछ फायदा भी हुआ, लेकिन वो ऑटो टॉक्सिक है, यानी कि वो ऐसी दवाइयां जो कान को नुकसान पहुंचाती हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो बहरापन होता है। और बहरापन ऐसा होता है कि आपको जवानी में ही, शुरू में, बचपन में ही हेयरिंग एड लग जाता है, यानी आला समाज, सुनने के लिए आला जो होता है वो लगाना पड़ जाता है। तो एक थोड़ी सी गफलत या थोड़ी सी गलती से आप जो है इतना बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि जो लोग इसमें फंस चुके हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे जो आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो लिहाजा जो लोग अभी सेफ हैं उनको चाहिए कि नाक के कतरे और स्प्रे खासकर कि वो आपको सूंघने की ताकत खत्म कर देता है। अगर आपने अपने मर्जी से कोई स्प्रे लेके या नाक के कतरे, उसमें एडिक्शन भी होती है। बहुत से लोगों को क्या होता है कि जी डॉक्टर साहब जब तक मैं ये नाक के कतरे डालूं नहीं तो मेरी नाक खुलती नहीं है डॉक्टर साहब। तो वो उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं और वो एडिक्ट हो गए हैं कि अब अगर नाक हम जब देखते हैं तो उनकी नाक की हड्डी भी नहीं बढ़ी हुई है, नाक का गोश्त भी नहीं बढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी खासी कैविटी है उनकी, लेकिन वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब मेरी नाक तो बंद है, मैं जब ये डालूंगा तो इससे नाक खुल जाती है। लेकिन पहले मैं सुबह डालता था तो रात भर खुली रहती थी, अब तो मैं दिन में 4-5 दफा डालना पड़ता है डॉक्टर साहब। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आगे चल के आपको घंटे घंटे डालना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर क्या करेंगे आप? तो इसको छोड़ने की कोशिश करें। तो लिहाजा ये नाक के कतरे, कान के कतरे, आँख के कतरे, ये बहुत ही समझ के डालना चाहिए, मशवरा करके डॉक्टर से कब तक डालना चाहिए और कौन सा कतरा डालना चाहिए, ताकि आपको ये जो हिस्स है, ये आपकी जो हिस्स है ये डैमेज ना हो जाए। और जब उन लोगों को पूछे जब ये सुनते थे, बहुत अच्छी तरह से सुनते थे और अब नहीं सुनते, उनको प्रॉब्लम है, जो बहुत अच्छी तरह से देखते थे अब आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, उनसे पूछे कि जी उन्होंने क्या गलती की। बहुत डॉक्टर साहब अब हमें पता ही नहीं चलता कि जो है मैं जो धुआं जल रही है कोई चीज, तो हमें पता ही नहीं चलता कि जी स्मेल नहीं आ रही, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या कोई चीज जल भी रही है, हमें नहीं महसूस होता, कहीं धुआं उठ रहा है उसका धुआं का जो है ना हमें कोई स्मेल नहीं आती। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी तरह से कुछ लोग आते हैं जो शिकायत करते हैं डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं चलता कि मैं खा क्या रहा हूँ, मिर्च है या क्या नमक है या चीनी है, हमें नहीं पता लगता। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जो खा रहे हैं उसका पता ना चले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है और इससे ये सब चीजों से जो हम नुकसान उठा रहे होते हैं इसमें हमारी अपनी गलती होती है कि हम अपनी मर्जी से दवा को करते हैं ये समझ के कि हमें तो मालूम है कि ये खा लो, ये कर लो, ये इस्तेमाल कर लो, ये गोली खा लो, ये ड्रॉप्स डाल लो तो ये ठीक हो जाएगा। ऑफ कोर्स ठीक हो जाता होगा, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जो ये जिक्र किया कि नाक का गोश्त बढ़ जाना, या बहुत से लोग कहते हैं कि नाक की हड्डी का बढ़ जाना, और उसके लिए वो डॉक्टर से इंसिस्ट करते हैं कि हमें जो है वो ऑपरेशन ही करवाना है, क्या इसका सिर्फ वाहिद हल ऑपरेशन ही है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। तमाम हमारे जो ENT के जो डॉक्टर्स हैं वो यही बात करते हैं कि बाज़ दफ़ा नाक बंद होती है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि नाक बंद होती है लेकिन ना उसकी हड्डी बढ़ी हुई है, ना गोश्त बढ़ा हुआ, कैविटी खुली हुई है। तो वो यही कहता है आके कि डॉक्टर हम तो ये कतरे डाल के थक गए हैं, अब वो फलां का आपने ऑपरेशन किया था, अब उसकी नाक तो बहुत अच्छी खुल गई है, तो मेरा भी इसका ऑपरेशन कर दें। लेकिन उसमें कहीं पर भी उसकी हड्डी बढ़ी नहीं है तो उसको ऑपरेशन नहीं कर सकते, और उसको ऑपरेशन कर भी दिया
तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसकी नाक बंद होती रहेगी और वो 10 लोगों को बताएगा कि यार नाक की हड्डी का ऑपरेशन मत कराना, मैं तो 2 दफा करा चुका हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से जिन लोगों को नाक की एलर्जी है, उनकी नाक बहती है, कभी कभार एकदम से अचानक छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, तो आती रहती हैं बहुत सारी। इसी तरह से नाक बहती है, उनको किसी न किसी चीज से एलर्जी है, उनको पता है कि धूल मिट्टी है या धुआं है या परफ्यूम खुशबू बदबू है, तो ऐसे जो लोग हैं ये भी फरमाइश करते हैं कि हमारी नाक बंद हो जाती है। तो ऐसे लोगों को भी अगर ऑपरेट कर दिया जाए नाक की हड्डी का, तो इनको भी कोई फायदा नहीं होता है और वो यही कहते हैं कि हमने ऑपरेशन करा लिया लेकिन मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, नाक वैसे ही बंद होती रहती है, छींकें बहुत आती हैं और नाक से पानी भी निकलता रहता है। तो ये तमाम चीजें डॉक्टर पे, जो अच्छे ENT के डॉक्टर होते हैं, वो जो अच्छा फैसला करते हैं उनको दिखाएं कि जी नाक का ऑपरेशन की अगर जरूरत है तो ही ऑपरेशन कराएं, अगर ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तो नहीं कराएं। क्योंकि जैसे कि नाक की एलर्जी के अंदर हड्डी का ऑपरेशन नहीं करते, तावक्ते के बहुत ही बुरी तरह की नाक की हड्डी बेंड हुई भी हो, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, अगर बहुत ज्यादा कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नाक की हो गई हो किसी वजह से, तो उसमें थोड़ा सा हम इस जगह बनाते हैं, कैविटी को बनाते हैं कि जी कैविटी खुल जाए थोड़ा बहुत, लेकिन दवा फिर भी उसको एलर्जी की वो खानी पड़ती है बहुत अरसे से, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और अवॉइड करना पड़ता है एलर्जन से, कि वो उसको ढूंढना पड़ता है उसको किन किन चीज़ों से एलर्जी है, उससे बचना है और क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ानी है, अच्छा खाना खाना है, रात को जल्दी सोना है, तो उनकी नेजल एलर्जी काफी हद तक कंट्रोल में रहती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने अच्छा खाने का जिक्र किया। जो लोग ये नज़ला, खांसी, जुकाम में मुब्तला हैं, उनको कौन कौन सी अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए? उनको अच्छी ग़िज़ा, जिसकी नरिश ग़िज़ा, जिसमें के ताकतवर चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे सब्जी है, दाल है, मछली है, अंडा है और फल है, मिल्क है, दूध है, ये ड्राई फ्रूट्स है, इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए ताकि उनकी जिस्म में उनकी जो इम्यूनिटी है, जो ताकत है उनकी अंदरूनी, वो बढ़ जाए। जब वो बढ़ जाती है तो आप बहुत सारी एलर्जन से कुछ नहीं होता है। इसके साथ साथ उनको अच्छी नींद, रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नींद रात की पूरी करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी या आपकी क़ुव्वत, आपके जिस्म के अंदर की ताकत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो फिर आपके अंदर जो एलर्जन जाते भी हैं तो आपको वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप पानी का, लिक्विड का इस्तेमाल बढ़ा दें तो वो और भी अच्छा हो जाता है। और आखिर में अगर आप अपने रूटीन में एक्सरसाइज करें या वॉक करें सुबह के वक्त, शाम के वक्त, तो वॉक से आपकी जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जिन लोगों की क़ुव्वत मदाफ़त ज़्यादा होती है उनको दवाइयाँ कम खानी पड़ती है, नेज़ल एलर्जी की बहुत हद तक वो कंट्रोल में रहते हैं। तो ये अपनी लाइफ स्टाइल को जो है प्रॉपर बनाने की ज़रूरत है और अपनी ग़िज़ा पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अच्छी ग़िज़ा का और ताकतवर ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे ज़हन में गर्दिश कर रहा है कब से कि जो नॉर्मली नज़ला होता है, हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे कान में दर्द हो रहा होता है और हम डॉक्टर से कहते हैं, दोबारा बोलिएगा, समझ में नहीं आ रही, आवाज़ कट रही है। अच्छा, अब ठीक है डॉक्टर साहब? जी जी बोलिए। जी, नॉर्मली जब नज़ला हमारे कान में गिरता है तो हमें तकलीफ हो रही होती है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपके कान में नज़ला गिर रहा है, दैट्स व्हाई आपके कान में दर्द है या गले में दर्द है। तो नज़ला जो है आपके कान के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम रोजाना ये भी इस तरह के मरीज से भी निपटते रहते हैं। लोग आते हैं कि जी डॉक्टर साहब कान जो है वो हमारा बंद हो गया है, इसमें कचरा है, तो मैं आया हूँ कान की सफाई कर ले, या कान में बड़ा शदीद दर्द हो रहा है और जब हम देखते हैं तो कान का पर्दा बड़ा लाल सुर्ख होता है और जब हिस्ट्री लेते हैं तो बताते हैं कि हाँ जी नज़ला जुकाम है। हम पूछते हैं कि आपको कुछ अरसे से नज़ला जुकाम है, फ्लू है? हाँ जी है। इसी तरह से जिनके कान बंद हो रहे हैं, जो समझते हैं कि कान में कचरा है, उनसे भी पूछते हैं कि जी आपको पिछले दिनों कोई नज़ला जुकाम? हाँ जी हुआ था। और बाज़ लोगों को पता नहीं चलता है कि हाँ नज़ला जुकाम हुआ था, उनको मालूम ही नहीं होता है, लेकिन नज़ला होता है
और वो एक ट्यूब होती है एक्चुअली जो नाक और कान को मिलाती है, उसको स्टीशियन ट्यूब कहते हैं। तो वो नाक से जो नज़ला जब होता है चाहे थोड़ा या ज्यादा, तो वो उस ट्यूब में जाकर वो रुक जाता है। जब वो रुकता है तो आपका जो कान का पर्दा है वो नेगेटिव प्रेशर की वजह से अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है, अंदर की तरफ, कान के अंदर की तरफ जो है वो खिंच जाता है। तो जिसकी वजह से आपको कम सुनाई देता है या लगता है ऐसा है कि कान बंद बंद सा लग रहा है, कोई चीज कान के पर्दे के सामने आ गया है तो ये डॉक्टर साहब निकाल देंगे तो मेरा कान खुल जाएगा। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो स्टेशन ट्यूब की है, नजले की वजह से कान का जो पर्दा है वो रिट्रैक्ट हो गया, उसकी वजह से ये होता है। इसी तरह से ये नजला जो है ये कान के दरमियानी हिस्से जिसको हम मिडिल ईयर कहते हैं उसमें चला जाता है, वहां पर इंफेक्शन कर देता है। तो वो पर्दा जो है हमारा जो ईयर ड्रम होता है वो बहुत इन्फ्लेम्ड हो जाता है, लाल सुर्ख होता है। तो उसमें बड़ा शदीद, खासकर बच्चों में बहुत शदीद दर्द होता है और यही होता है कि जी पता नहीं बच्चे को क्या हो गया है। तो जब हम एग्जामिन करते हैं तो पर्दा जो है बिल्कुल ऐसा लाल सुर्ख होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया वायरल इन्फेक्शंस के हवाले से, डेंगू के हवाले से। नाज़रीन यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराते सुबह से हम लोग ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब मौसम पे बात कर लेते हैं। 2-3 दिन से कराची का मौसम इतना ज़्यादा सुहाना है, कराची के शहरियों ने जो है वो सी व्यू का रुख कर लिया है, सी साइड्स का रुख कर लिया है, हॉक्स बे का पिकनिक का इनकाद किया जा रहा है फैमिलीज की जानिब से और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं मौसम। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बस ये आखिरी जो है वो गर्मी का झटका था, अब जो है सर्दियों की आमद होने वाली है। तो क्या सर्दियों की आमद होने वाली है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है? लेकिन जब मौसम तब्दील हो रहा होता है ना, जब सबसे ज्यादा आपने अपनी केयर करनी होती है, जब सबसे ज्यादा आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है, क्योंकि हमें वैसे तो लग रहा है कि मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो अच्छा मौसम है इसके बीच में भी जो एक गैप होता है ना, अचानक से दोपहर में थोड़ी सी गर्मी हुई, फिर हमने जो है वो ठंडा पानी पी लिया, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर लिया। जब ठंडे मशरूबात का आप इस्तेमाल करते हैं और ठंडा पानी वगैरह पी लेते हैं तो आपका हशर ऐसा होता है, जैसे अभी मेरा हशर है ना, आवाज़ ऐसी होती है जैसे मेरी भिनभिनाहट से भरी हुई आवाज़ है, बोला नहीं जाता, बात नहीं की जाती। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बेहतर है आज मेरी तबीयत। कल मैंने जो अपना कल का शो देखा तो मैं इस तरह से बैठी हुई थी क्योंकि मेरे दोनों नेज़ल ब्लॉक, और मैं इतनी ज़्यादा परेशान इस वजह से क्योंकि नज़ला, खांसी, ज़ुकाम इस मौसम में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वायरल इन्फेक्शंस की जैसे हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब से कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाता है और हम लोग नॉर्मली बहुत अवॉइड करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी कौम ना माशाल्लाह बहुत मजबूत कौम है, हम लोगों को छोटी मोटी चीज़ें तो इफेक्ट ही नहीं करती। हम कह रहे होते हैं कि भाई सही है, अल्लाह मालिक है, हो जाएगा। लेकिन जब भी आपको कभी ऐसा हो कि सर में दर्द है, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, तो थोड़ी बहुत ऐसी जो हम कभी कभी नहीं अदरक वाली चाय बना के पी लेते हैं, कभी कभी गरम मसाले की चाय हमारी नानियाँ, दादियाँ, हमारी अम्मियाँ बना लेती है। लेकिन गरम मसाला का जो मैं आपको जिक्र एक बात बता दूं, गरम मसाले की चाय जो है वो जिनको ब्लड प्रेशर हो ना वो लोग ना पिए, उसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की जो है वो अलामात जाहिर हो जाती हैं अगर आप जो है वो गरम मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता होता, हम तो वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए या अगर हम मुब्तला हैं तो उसके लिए हम लोग कर रहे होते हैं कि यार चलो दालचीनी भी शामिल कर लो, चलो भाई बड़ी इलायची भी शामिल कर लो, 1-2 लौंग डाल देते हैं और काली मिर्चें भी, मैंने तो देखा है बहुत से लोग चाय में काली मिर्च भी डाल देते हैं कि इससे जो है वो अच्छा हो जाएगा, नज़ला जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और जैसे कि मौसम का जिक्र हुआ है, क्योंकि जब भी मौसम का जिक्र होता है और मौसम होता है ऐसा औसम तो हमें याद आ जाते हैं अपने चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। उनको हम लाइन पर लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही कनेक्ट हो जाती है लाइन हम बात करेंगे उनसे और पूछेंगे जो मौसम अचानक से सुहाना हुआ है इसके बारे में बताइए, क्या कुछ होने वाली है बारिशों की पेश गोई या आने वाली है बारिशें या मौसम ऐसा ही सुहाना रहेगा। ये तमाम बातें जो है वो अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि हमें जब भी उनसे बात करते हैं ना तो हमें एक खुशी महसूस होती है कि हाँ अब गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाएगी या अब जो है मौसम ऐसा ही रहेगा। हमारे साथ कॉल पर मौजूद है सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, वेलकम टू द शो।
वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू जी। सरदार साहब फरमाइएगा, हमें बताइएगा, जरा तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मौसम की सूरत हाल से हम चाहते हैं कि आगाह हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुहाना हो गया है 2 दिन से कराची का मौसम। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि कितने दिन तक ये सुहाना मौसम बरकरार रहेगा या बारिश की पेशगोई है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कराची का मौसम तो वैसे अगर याद करें आप तो अगस्त में अमूमन ऐसे ही होता है, जुलाई के आखिरी दिनों से फिर अगस्त का तकरीबन पूरा महीना ही, अनलेस के कोई सी ब्रीज में कोई ब्लॉकेज आ जाए, कुछ वजह हो जाए, सी ब्रीज ब्रेक हो जाए, तो उस अदरवाइज ये है कि असल में सी ब्रीज समंदर के ऊपर काफ़ी स्ट्रांग है इस वक्त, यानी एक सोमालियन जेट उसे कहते हैं, उसकी पुशिंग की वजह से ना तो पूरे अरेबियन सी पर खासी, और आपने देखा शहर में भी 2 दिन से तेज हवाएं भी चल रही हैं, तो उसके नतीजे में ये लो क्लाउड्स होते हैं, हल्के बादल, तो ज्यादा से ज्यादा ड्रिजल या लाइट रेन इसी की सकत होती है इनमें, मतलब इतनी कुछ ही वो कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि मौसम बेहतर हो चुका हुआ है, मतलब 32 से ही टेम्परेचर आजकल जा रहा है, इससे ऊपर तो जा रहे हैं, कल तो 30 से भी कम चल रहा था टेम्परेचर। तो यूजुअली अगले कह लें आपके 2 हफ्ते तक एटलीस्ट ऐसा ही मौसम रहेगा, इसी तरह से खुशगवार, मेनली क्लाउडी या पार्टली क्लाउडी, और कुछ ना कुछ हवाएं भी चलती रहेंगी, और टेम्परेचर भी 32-33 इसी रेंज में। ठीक है। बाकी कोई जैसे मानसून का बाकायदा स्पेल होता है, जो जैसे पिछले जुलाई में हमने देखा था 2 स्पेल हुए थे, एक 7, 8, 9 जुलाई को, और फिर दूसरा 21 से कोई 23-24 तक। तो उस तरह की बारिश का अभी कोई इम्कान नहीं है इसके अगस्त के पहले 3 हफ्ते तक, यानी कोई ऐसा खास इम्कान नहीं लग रहा। देखें अगस्त के आखिरी दिनों में जाके कुछ इम्कान बन सकता है, अनलेस के कोई ऐसी बिल्कुल अनयूजुअल चीज अचानक हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज फिलहाल कोई ऐसा चांस नहीं है। ठीक है। मानसून में ब्रेक आई हुई है एक तरह से ना, खासकर पूरे जनूबी पाकिस्तान के लिए, उसमें सिंध भी पूरा और बलूचिस्तान शामिल है, और साउथ पंजाब वगैरह भी। ठीक है। ओवरऑल पाकिस्तान में कहीं पर भी बारिशें नहीं देखी जा रही 3 हफ्तों में, या कहीं कहीं जो है वो होंगी बारिशें? नहीं, शुमाली इलाकों में तो होती रहेगी कुछ ना कुछ, वहाँ तो डिफ्लेक्टेड करंट्स, असल में मानसून का जो एक्सेस होता है, ये जो ट्रफ, जैसे हम मानसून ट्रफ भी कहते हैं और एक्सेस भी कहते हैं, बंगाल से हवाएं आ रही होती हैं, तो वो अब काफ़ी उधर नॉर्थ में शिफ्ट हुआ है, यानी वो हिमालय के बिल्कुल फुट हिल्स से करंट गुजर रही हैं, तो वो डिफ्लेक्टेड करंट्स हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है, लाहौर से ऊपर का रीजन, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, फिर इस्लामाबाद और खित्ता पटवार और केपी के कुछ इलाके और गिलगित बल्तिस्तान, तो उन इलाकों में करंट्स कुछ ना कुछ पहुंच रही हैं, लेकिन उतनी बहुत स्ट्रांग करंट्स नहीं है मानसून की, तो वहाँ भी कहीं हल्की कहीं मॉडरेट इस तरह की बारिश चल रही है, तो उधर तो रहेगा मानसून का ये वाला फेज। लेकिन साउथ पंजाब से नीचे का जो एरिया, इधर को खास बारिश नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सरदार सरफराज साहब, हमेशा की तरह आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जब आप मौसम के बारे में बता रहे हैं कि 3 हफ्ते तक कम से कम मौसम ऐसा ही सुहाना रहेगा, तो भाई कराची वाले होने की हैसियत से मेरा दिल तो बाग बाग हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एसी का भी हमारा बिल का खर्चा बच जाएगा, बहुत बेहतरी हो जाएगी। और यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह।